Hello and welcome to Physics is Awesome. Today's topic is force and laws of motion, and this topic is basically made for KBS PRT, DSSS, BPRT, and any other PRT examination, and it is very useful for PGT physics examination also because this topic is the base topic. Okay, now let's start. So first of all, suppose there is an stationary object. Here it is the stationary object. तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक stationary object है. If we want to move this stationary object from this position to that position, how can we move? Or let's say this is an another object moving with some velocity 30 meter per second is the velocity of this object. क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी हमारा 30 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इफ़ यू वांट टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और चेंज इट डायरेक्शन और चेंज इट्स स्पीड. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इतना स्पीड से मूव कर रहा है. अगर ये जो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन आपको बदलना हो, या फिर ये 30 मीटर पर सेकंड है, इससे कम ज़्यादा करना है, 25 करना है, 25 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको कम्प्लीटली रोकना है, मतलब कि इसका वेलोसिटी को 30 से क्या करना है, हमको 0 मीटर पर सेकंड में ले आना है. तो फिर ये हम कैसे कर सकते हैं? या फिर सपोज करो ये है एक अनदर ऑब्जेक्ट एंड इफ वी वांट टू चेंज इट्स शेप और साइज, शेप और साइज, हाउ कैन वी डू दैट? हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका शेप साइज इसको डिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसको हमको मूव करना है. फर्स्ट here it is the stationary object and we want to move it, मतलब इसके पोजीशन में चेंजेस लाना है. सेकंड क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसका जो स्पीड है 30 मीटर या वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, इसको कम ज़्यादा कैसे करना है, या फिर इसका डायरेक्शन हमको कैसे चेंज करना है. सपोज कर लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमको इस डायरेक्शन में ले आना है, कैसे कर सकते हैं? थर्ड क्या है हमारा, यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसका शेप और साइज हमको चेंज करना है. तो हम ये कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के केस में आते हैं. सो इफ वी वांट टू मूव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वी हैव टू अप्लाई सम एक्शन ऑफ पुशिंग और पुलिंग. क्या करना है, इसको अगर हमको यहाँ से यहाँ तक लाना है तो इसको आइदर हमको पुश करना होगा या फिर पुल करना होगा. क्या करना होगा, पुश और पुल. सो ये दो चीज़ हमको लगाना होगा. पुश करना मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर ले जाना. पुल करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अपने पास ले आना. ठीक है, धक्का देना मतलब पुश, खींचना मतलब पुल. धक्का देना मतलब ऑब्जेक्ट को हम दूर कर रहे हैं अपने से. पुल का मतलब क्या हो जाता है, अपने पास खींच रहे हैं, अपने पास ले आ रहे हैं. सो इफ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, वी हैव टू अप्लाई सम एक्शन ऑफ पुशिंग और पुलिंग. क्या करना है, हमको पुश या पुल करना है. नेक्स्ट केस पे आते हैं, केस नंबर 2. दिस वन इज केस नंबर 1 and this one is case number 2. So here we have to change its speed, we have to stop this moving object, or we have to
चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या करना है हमको, इसका स्पीड को कम ज़्यादा करना है, ठीक है, या फिर इसको कम्प्लीटली रोक देना है, या फिर इसके डायरेक्शन को, ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को चेंज करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, देखो ये ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है, हम इधर एक पुश कर देंगे, इसको धक्का दे देंगे, या फिर इधर से इसको किसी तरह बांध के अपने तरफ खींच लेंगे, पुल कर देंगे। तो क्या हो सकता है, फर्स्ट अगर हमारा पुश या पुल इनफ है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, या फिर हमने पुश या पुल कम लगाया है तो इसके जो स्पीड है उसमें चेंज आ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर हम इधर से धक्का दे देते हैं तो इंक्रीज हो सकता है, इधर से धक्का दे दो या पुश कर लो, खींच लो अपने तरफ, तो इसका स्पीड कम हो सकता है। रोकना है तो इसके इक्विवेलेंट हमको पुश या पुल लगाना होगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करना है, देखो अगर ये इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे देते हैं तो ये कुछ इस डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर ज़्यादा धक्का दे देते हैं तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये डायरेक्शन किधर होगा ये अभी जानने का ज़रूरत नहीं है, आपको जानना है क्या कि इफ़ वी वांट टू change the direction of motion of this particular object, we have to apply push or pull. Okay, next, if we want to change the shape or size of any object, we have to apply same push or pull. जैसा समझ लो यहाँ पे एक रबड़ बैंड है इस तरह, अगर इसके शेप को आपको डिफॉर्म करना है, चेंज करना है, तो आप इधर से स्ट्रेच कर दो तो क्या होगा, इसका साइज या शेप कुछ चेंज हो जाएगा इस तरह, ठीक है, रबड़ बैंड का ये शेप या साइज चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं। तो फिजिक्स में ये जो एक्शन है पुश और पुल का, इसको हम लोग ये दो नाम से नहीं बोलते, इस एक्शन को हम डायरेक्टली बोल देते हैं क्या, फोर्स। तो अब क्या बोलेंगे, हम पुश या पुल बार बार यूज नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम यूज करेंगे फोर्स। सो व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स इज द एक्शन ऑफ, या फोर्स इज द पुश or pull on a body, or push or pull on an object is the force। इसी एक्शन को, ठीक है, इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। पुश करना, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या किसी ऑब्जेक्ट को खींचना। अब क्या है, अगर हम फोर्स लगाता है, इफ वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये अपना इफेक्ट शो करता है। क्या करता है ये फोर्स, फोर्स बेसिकली क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकता है, मतलब कि शेप या साइज चेंज कर सकता है। सो हियर आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट and also it can stop a moving object. Also it can change the speed of a moving body, change the direction of a moving body, and also change the shape of a body। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। तो क्या होगा, चेंज इन द स्टेट, उसके स्टेट को वो चेंज कर सकता है, रुके हुए चीज को मूव कर सकता है, मूविंग चीज को रोक सकता है। नेक्स्ट वन इज
change the speed and direction. You know that velocity is equal to speed with a डायरेक्शन. तो स्पीड में चेंज या फिर डायरेक्शन में चेंज मतलब हो जाता है वेलोसिटी में चेंज. फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, उसके शेप को डिफॉर्म कर सकता है. तो बेसिकली जो इफेक्ट है, आप देख लो यहाँ 5 इफेक्ट है, बट ओवरऑल ये 5 इफेक्ट 3 इफेक्ट को ही करता है. फर्स्ट, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट कैन चेंज द वेलोसिटी of an object, and also it can deform the shape of size or change the shape and size of an object. तो ये तीन चीज़ें फोर्स कर सकता है. क्या क्या कर सकता है? स्टेट में स्टेट को चेंज कर सकता है. अगर उसका स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ मोशन में ला सकता है. अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकता है. हाँ, स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकता है. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड ऑल्सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ऑल्सो it can deform the shape and size of any object. So that is the force. Force means a push or pull on a body is the force. किसी को धक्का देते हैं या खींचते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं धक्का या खींचना. तो ये जो एक्शन है खींचने और धकलने का, मतलब पुश और पुल का, दैट इज द फोर्स. उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स. और ये फोर्स क्या कर सकता है? ये फोर्स कर सकता है ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट वाले को मूव कर सकता है. नेक्स्ट क्या कर सकता है? वेलोसिटी में चेंज ला सकता है. इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज लाना मतलब कि उसके स्पीड, जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, उसमें चेंज ला सकता है. इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है. या फिर क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, और इसके साथ क्या होता है? एक डायरेक्शन, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. ऑल्सो उसके शेप या साइज को भी चेंज कर सकता है. सो फोर्स को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं. बेसिकली ये ग्रुप ऑफ कैटेगरीज होता है. फर्स्ट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस. सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. सो बेसिकली ये होता क्या है? तो ये देखो, सपोज करो यहाँ पे कोई सरफेस है, ग्राउंड है, उसमें एक हमने बॉक्स को या बॉल को रखा है, इस तरह ऑब्जेक्ट को. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्ट ना तो मूव कर रहा है, मतलब कि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जहाँ पे है वहीं पे है. ठीक है. इस हिसाब से देखा जाए तो इस पे कोई फोर्स लगना नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर फोर्स लगता है तो इतना इफेक्ट शो करता है. कहीं पे भी फोर्स लगेगा तो कैसे हम जानेंगे? हम जानेंगे, 1 सेकेंड, चलो. फोर्स कहीं पे भी लगेगा तो हमको ये 3 इफेक्ट्स उसकी शो होगी. तो देखो यहाँ पे यहाँ पे तो हमें कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, ना तो ये मूव कर रहा है, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इसका स्पीड या डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स नहीं लग रही है इस ऑब्जेक्ट पर.
बट आपको पता है अर्थ पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखो तो उस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और इसके रिएक्शन पे आपको अगर रिएक्शन फोर्स पता नहीं है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना जान लो कि यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। बेसिकली ये नॉर्मल फोर्स होता क्या है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ही समझ लो ये होता है जो दो सरफेसों के बीच में लगता है। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोई वेट है तो ये इस सरफेस को इधर पुश कर रहा है, तो ये भी सरफेस इसको उतना ही अमाउंट से इधर पुश करेगा। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जानो कि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, और फोर्सेस लग रही हैं क्या? हाँ, और भी फोर्सेस लग रही है। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो भी फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो इस तरह बहुत फोर्सेस लग रही है, बट हम यहाँ पे दो फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो फोर्सेस जो लग रही हैं वो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये दोनों फोर्स क्या है, देखो दोनों, ये जो ऑब्जेक्ट है ना तो ये नीचे जा रही है ना तो ये ऊपर जा रही है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। जितना अमाउंट से ये बॉक्स इस सरफेस को नीचे की ओर पुश कर रही है, उतना ही अमाउंट से ये सरफेस इस बॉक्स को ऊपर की ओर पुश कर रहा है। मतलब कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या है, ये सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, सेम हो है, बट देखो इक्वल तो है बट अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल सम कर लो, टोटल सम फोर्स का टोटल सम, नेट फोर्स बोल लो उसको। जब टोटल फोर्सेस का बात कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी का बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेट क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स, तो कितना फोर्सेस है, दो फोर्सेस है। पहला हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो दोनों इक्वल है, दोनों वेक्टर्स हैं, और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। आप किसी को भी पॉजिटिव मान लो तो जो अपोजिट वाला होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो चलो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ नॉर्मल जो रिएक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। और दोनों इक्वल है तो ये दोनों फोर्स का सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारी फोर्सेस लग रही है और नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, तो इस तरह के फोर्सेस को जो इसके ऊपर लग रही है, उस तरह के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। मतलब सब एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इस तरह के फोर्सेस में क्या होता है, इस तरह के फोर्सेस में मोशन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि टोटल नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, अब देखो, अगर सपोज करो यहाँ से आपने इसको धक्का लगा दिया, ऐसे इस जगह ऐसे धक्का लगा दिया। ठीक है, मस्कुलर फोर्स, चलो एफ एम बोल देते हैं। आपने मसल से इसको अप्लाई किया, मस्कुलर फोर्स। देखो ये नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ऊपर का ओर का फोर्स। अब देखो इधर की ओर फोर्स लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए इधर का कोई फोर्स नहीं है जो इसको बैलेंस करे। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। चलो यहाँ पे नेट फोर्स निकालते हैं इस केस के लिए। तो इस केस के लिए हमारा जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ जी, पॉजिटिव लिए हैं, प्लस नॉर्मल रिएक्शन जो नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज। अब देखो इधर आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, जो आप पर डिपेंड है। ये ऑर्बिट्री है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि साइन कन्वर्सन हमको कैसे लेना है। तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव ले लेते हैं ना, और इधर कोई फोर्स होता तो नेगेटिव ले लेते हैं। तो एफ एम, और इधर कोई फोर्स नहीं है तो कुछ नहीं, इतना ही फोर्सेज है।
तो देखो ये इक्वल है तो ये ख़त्म हो जाएगी और एफ एम। तो यहाँ नेट फोर्स क्या है, कौन सा फोर्स काम आ रहा है, ये फोर्स। क्या ये अब बैलेंस है फोर्सेस, नहीं, ये देखो ये दोनों बैलेंस हो गया, बट ये तो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगेगी। तो जब जब टोटल फोर्स, टोटल सम ऑफ फोर्सेस या नेट फोर्स ज़ीरो ना हो, तो उस तरह के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये मोशन प्रोड्यूस करता है, ये क्या करता है, मोशन प्रोड्यूस करता है। अब ध्यान दो, सपोज करो यहाँ पे एक बलून है, ठीक है, इस तरह करके एक बलून है। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ से इधर फोर्स लगा देते हैं इक्वल अमाउंट का, ठीक है। अगर दो यहाँ फोर्स लगाते हैं, हमने ऐसा ही यूनिट अभी डिस्कस नहीं किया है, थोड़ा देर में कर लेंगे। तो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन। तो यहाँ सपोज कर लो ये 2 यूनिट लगा दिए, 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिए इधर और 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिए इधर। क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है, चलो देखते हैं। यहाँ पे नेट लेते हैं, नेट फोर्स। इधर देखो, इधर पॉजिटिव ले लिए, इधर नेगेटिव ले लिए। ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 न्यूटन पॉजिटिव और इधर 2 न्यूटन नेगेटिव। क्या हो गया, ज़ीरो। अब देखो यहाँ ये ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ये क्या कैसा है, ये बैलेंस्ड फोर्स है। ये बैलेंस्ड फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, फोर्स बैलेंस्ड हो जा रहा है। क्या ये इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल इफेक्ट शो करेगा। कैसे इफेक्ट शो करेगा, देखो फोर्स क्या करता है, शेप या साइज। आप बलून को इस तरह पुश करोगे दोनों तरफ से, तो बलून का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा, इस तरह कुछ हो जाएगा। तो देखो बैलेंस फोर्सेस क्या कर सकती है, बैलेंस फोर्सेस शेप या साइज चेंज कर सकती है, ठीक है, शेप या साइज चेंज कर सकती है, बट मोशन प्रोड्यूस कभी भी नहीं करेगी, मोशन प्रोड्यूस। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या कर सकती हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस मोशन प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है, ये मोशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो यही दो डिफरेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है। पहला बैलेंस्ड फोर्सेस, टोटल सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट is 0, means if the net forces of this object is 0, then we can say that forces are balanced. If the sum of forces acting on a object, or net force acting on a object, is not 0, then we can say that forces are unbalanced forces. And a balanced forces never produces motion. It only can change the shape and size. But in case of balanced forces, it can produce motion. So these are the basic difference between balanced forces and unbalanced forces. Now the SI unit. The SI unit of force is न्यूटन। न्यूटन के नाम पे, न्यूटन ने खोज किया था, तो न्यूटन के नाम पे ही इसका नाम, इसका ऐसा यूनिट का नाम क्या है, न्यूटन। और इसको कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं डाइन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। सो एक न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ये आप याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है या डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करना है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉज ऑफ मोशन। देखो लॉज ऑफ मोशन जो है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, वो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं है। आप बहुत चीज़ों को देखते हो, कोई चीज़ें रेस्ट में होती है, मतलब रुकी हुई चीज़ है, तो वो अपने आप से चलने नहीं लगती है ना।
आप बहुत चीज़ देखते होगे कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहती है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो हमको बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो हमेशा वैसा ही यूनिफॉर्म मोशन में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो देखो इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, रेस्ट वाला अपने आप मोशन में नहीं जाएगा, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब यूनिफॉर्म मोशन से कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसका वो रेस्ट में नहीं आएगा, या फिर उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं करेगा। तो ये चीज़, ये फर्स्ट वाला केस आप अपने डेली लाइफ में देखते हो। ये सेकंड चीज़ आप अर्थ पे तो नहीं देखते होगे, ये सेकंड वाला आप अर्थ में नहीं देखते हो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी क्यों। ये कब चेंज कर सकता है, न्यूटन क्या बताया कि रेस से मोशन कब जा सकता है, हमने अभी डिस्कस किया, फोर्स लगाओगे तो हो सकता है। वेलोसिटी भी चेंज करना है तो फोर्स लगाना होगा, तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा रेस्ट से मोशन में जाने में, और मोशन से रेस्ट में आने के लिए, या फिर मोशन को चेंज करने के, उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। तो ये चीज़ आपको दिखाई पड़ती है, आप इसको ऑब्जर्व करते हो अर्थ पे, बट ये चीज़ आपको अर्थ पे ऑब्जर्व नहीं होता, बिकॉज अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखो तो उस पर फोर्स लगी ही रहती है। देखो फर्स्ट केस आप जान रहे हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये नहीं चलेगा अपने आप से, इस पर रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है, इसको आप मोशन में चेंज करना चाहते हो तो ये मोशन में नहीं जाएगा, ये मोशन में नहीं जाएगा, इसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ अगर डीप में जानना चाहते हो तो ये बेसिकली होता क्या है, हमको जानना होगा किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका स्टेट क्या होता है। हम जैसे जानते हैं उसका दो स्टेट होता है, पहला स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट, मतलब सपोज कर लो ऑब्जेक्ट बना उस समय उसका स्टेट क्या होना चाहिए, रेस्ट या मोशन। तो हमेशा से आदमी समझते थे कि रेस्ट हमेशा होता है नेचुरल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट का, बट न्यूटन ने कहा क्यों नहीं, क्यों सिर्फ रेस्ट ही रहेगा, मोशन भी उसका नेचुरल स्टेट होगा। अगर देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या किसी ने उसको रेस्ट में रखा है। सपोज करो अगर आपके पास बॉल लुढ़कते हुए आती है तो आप क्या सोचोगे, किसी ने ज़रूर फेंका होगा तो भी ये मेरे पास आया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बॉल रेस्ट में है तो किसी ने क्या उसको पकड़ के रखा है। अगर नहीं तो आप इस ये क्यों सोच रहे हैं अगर कोई भी चीज़ मूव करते हुए आ रही है तो उसको कोई फेंका ही होगा, वो अपने आप मूव नहीं कर रही होगी, उसका नेचुरल स्टेट नहीं है मोशन। तो देखो न्यूटन ने ये चीज़ जैसे ही सोचा, ये रेवोल्यूशनरी थिंकिंग था, इसने फिजिक्स को बदल दिया कि स्टेट ऑफ मोशन भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट होता है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी चेंज लाने के लिए हमको फोर्स लगाना होता है, फोर्स नहीं लगाओगे तो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगाते हो। जैसे देखो स्पेस में कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपकी तरफ मूव करते, देखो यहाँ सपोज करो यहाँ स्पेस है, स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो देखो ये अनंत काल के लिए इसी डायरेक्शन में मूव करेगी और इसी स्पीड के साथ, सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज नहीं होने वाली है। इसके बीच रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए तो ये आप 10 साल बाद भी देखो इसको तो ये इस डायरेक्शन में मूव करते हुए और इतना ही मैग्नीट्यूड से मूव करते हुए नजर आएगी। तो क्या है ये इसका नेचुरल स्टेट है। अर्थ पे यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई देता है तो मैं बताता हूँ।
देखो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, सपोज कर लो इस तरह बॉल को हमने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड, तो बॉल कुछ ऐसे जाते हुए यहाँ गिर जाएगी फर्स्ट, क्योंकि इस जैसे ही हम फेंकेंगे एक फोर्स लगने लगेगा, क्या वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नीचे की ओर इसको खींचेगी। जैसे ही अर्थ पर ये हिट करेगा इसके पास और एक फोर्स लगने लगेगी, क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। इस डायरेक्शन, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इसलिए क्या होता है, अर्थ पे हमको स्टेट ऑफ मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट है हमेशा मूव करने का, वो हमको नहीं दिखाई देती है, नहीं मालूम पड़ती है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा था, फोर्स लगाओगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा। तो देखो ये स्टेट ऑफ मोशन था, कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करना चाहा, बट देखो यहाँ पे फोर्स लगने लगा ना। जैसे ही इसने इस बॉल को फेंका नीचे की ओर एक फोर्स लगा, अब जैसे ही अर्थ पर हिट किया फ्रिक्शनल फोर्स भी लगने लगा। इस कारण क्या हुआ, इस कारण ये बॉल रुक जाती है। अगर यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, साथ ही साथ जो एयर है, एयर भी पुश करेगी, एयर ड्रैग बोलते हैं उसको। अगर एयर भी नहीं होता, मतलब कि एटमॉस्फेयर नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो बेसिकली ये बॉल इस डायरेक्शन में हमेशा मूव करते रहता। तो याद रखो क्या है, ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट क्या है, दो स्टेट हो सकती हैं, कोई भी चुन सकता है ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। एक बार चुनने के बाद वो फिर दूसरे में चेंज नहीं कर सकता जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो। यही न्यूटन बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको बताता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, ये चेंज स्टेट क्यों नहीं कर सकता। तो देखो, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा मैटर का एक प्रॉपर्टी। मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब इसके पास होता है वॉल्यूम। और एक फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके पास क्या है, कि इसके पास होता है मास। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये जो मास है, इस मास के कारण इसके पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसके कारण इसके पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मतलब इसके अंदर का प्रॉपर्टी है, कोई बाहर का प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ही कोई मैटर है, मैटर का मतलब क्या, इसके पास मास होना चाहिए, जिसके पास वही मैटर है। तो मास होने के कारण उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो चेंज को अपोज करता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट चुन लेता है कि वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो ये इनर्शिया इसको रेस्ट में बनाए रखती है, मोशन में जाने नहीं देती। ये रोकता है, ये क्या करता है, रजिस्ट करता है। स्टेट, रजिस्ट टू चेंज इन स्टेट। ये स्टेट में देखो, स्टेट को चेंज करने में रजिस्ट करता है, रोकता है। अगर ऑब्जेक्ट चुन लिया रेस्ट में तो वो मोशन में नहीं जाना चाहेगा, अगर वो मोशन में जा रही है तो वो रेस्ट में नहीं जाएगा। ये होता है इनर्शिया, जड़त्व। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर का, जो अपोज करता है चेंज को, स्टेट को, चेंज इन स्टेट को अपोज करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, उतना ज़्यादा ओपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस। मतलब कि सपोज कर लो 20 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, आराम से हम थोड़ा सा भी इसको टच कर देंगे, धकल देंगे, ये रेस्ट से क्या हो सकती है, मोशन में जा सकती है। रेस्ट से मोशन में जा सकती है। अब 1000 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करना है तो हमको फोर्स बहुत जोर से धक्का देना होगा, तब ये मोशन में जा सकती है। ऐसा क्यों, देखो 20 ग्राम मतलब मास कम, मास कम तो इनर्शिया कम। 100 ग्राम मास ज़्यादा
तो इनर्शिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा इनर्शिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस मतलब कि इनर्शिया, जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस लगाएगी, रेजिस्ट करेगी किसको, चेंज इन स्टेट, स्टेट में को वो चेंज नहीं करना चाहेगी। तो बस ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया। जितना ज़्यादा मासिव ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा उसके पास होगा इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया चेंज को रोकता है। इनर्शिया मोशन में जाने से नहीं रोकता है, इनर्शिया चेंज को रोकता है। रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जाने देगी, और मोशन में है तो रेस्ट में जाने नहीं देगी। तो जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, इनर्शिया। बिकॉज ये क्या बताता है, ये इनर्शिया के बारे में ही बताता है। ये जो इनर्शिया का टर्म है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये किसने लाया, ये न्यूटन ने नहीं, ये गैलीलियो ने लाया। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, वो गैलीलियो का ही है, ठीक है। न्यूटन ने स्टेट के बारे में थोड़ा सा बता दिया, तो ये न्यूटन ने इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया। लेकिन बेसिकली इसका डिस्कवर, ये लॉ किसने डिस्कवर किया था, तो गैलीलियो ने किया था। न्यूटन ने इसको ज़्यादा डीप में बताया। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ बताता है हमको कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इनर्शिया चेंज करेगा, ठीक है। इफ वी ओवरकम द इनर्शिया of any object, make object move from rest or stop object from moving, we must apply an external force. इनर्शिया को ओवरकम करना है तो हमको फोर्स लगाना होगा। तो देखो इनर्शिया कितने टाइप की हो सकती है, देखो ये नामे है, ये ऐसा कोई टाइप वगैरह नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं, उसी तरह जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है ना, तो अभी इसके पास इनर्शिया है, तो इस इनर्शिया को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑफ रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। ऑब्जेक्ट जब मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें, यहाँ पे जब भी मैं मूव का बात कर रहा हूँ, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे, तो इस समय क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो कहीं कहीं बुक्स में इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्या होती है, देखो वेलोसिटी चेंज कैसे कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट हो जाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बदलना नहीं चाहेगा, क्योंकि डायरेक्शन बदलोगे तो यूनिफॉर्म मोशन तो चेंज ही हो गया ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सिर्फ ये नॉमनक्लेचर है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास वही इनर्शिया है। हम लोग उसको कैटेगराइज कर दिए, ग्रुप में बांट दिए अच्छे से इसको स्टडी करने के लिए। रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। मैंने फिर इसको डीप थोड़ा सा अच्छे से बताने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होगा। ये तीनों इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कर सकती है, मोशन में जाने के लिए रोकेगी, मतलब इसको रेस्ट में बनाई रखेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या करेगी, इसको यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखेगी। सो वही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी वही करेगा। चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी लॉज भी देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।
कीप अस स्टडी। थैंक यू।